Hello everyone, welcome to DS Net Education. My name is Divya Soni. UGC Net Commerce पेपर 2 में हमारा फर्स्ट यूनिट आता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा से पहले एक एक्ट तो जो था वो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट, फेरा, जिसको बोलते हैं फेरा। इसको रिप्लेस करके जो है फेमा एक लाया गया था। क्यों लाया गया था, क्यों फेमा की रिक्वायरमेंट हुई, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले। इसका पूरा फेमा का 360 एनालिसिस डिटेल में करने वाले हैं। इसके अगर आप वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो आपका फेमा का पूरा कंसेप्ट है वो डिटेल में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप DS नेट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि UGC नेट रिगार्डिंग और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपके करियर से रिलेटेड डाउट के वीडियोस भी मिलते रहेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलते हैं, और जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की क्या क्या करंट में जॉब हैं जो आपके हेल्पफुल हो सकती है, वो सब वीडियोस आते रहते हैं। और DS नेट एजुकेशन के इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मोर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जैसा कि मैंने बताया, फेमा जो है वो रिप्लेस किया गया था फेरा से। फेरा क्या है? फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 कि लिबरलाइजेशन से पहले जब ये एक्ट जो लागू था तब उस टाइम क्या होता है, पहले तो हम जानेंगे फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ करेंसीज का एक्सचेंज करना। कि अगर हमारे कंट्री में अगर हम डॉलर के साथ एक्सचेंज करते हैं, अगर हमारी कंट्री में RBI के पास फॉरेन रिजर्व है वो अच्छा रहता है। फॉरेन एक्सचेंज से फॉरेन रिजर्व जो अच्छा रहता है, RBI के पास रिजर्व पड़ा रहता है, तो उस कंट्री की कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस वो अच्छी होती है। लेकिन 1999 से पहले जो फॉरेन करेंसी थी वो हमारे इंडिया में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल ही, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई कि फॉरेन रिजर्व बिल्कुल ही नहीं बचा था। क्यों नहीं बचा था? क्योंकि फेरा एक ऐसा एक्ट था जिसमें इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो अगर हम किसी दूसरे देश से व्यापार या ट्रेड या बिजनेस करते थे तो इतने रेस्ट्रिक्शन जो थे वो गवर्नमेंट की तरफ से, इतने RBI की तरफ से इतने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते थे कि कोई भी बिजनेस करना पॉसिबल नहीं था, ना तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, LPG की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, तो उसके बाद रेगुलेशन फेमा को है लाया गया ताकि फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। द फेमा हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974। जो 1974 इसलिए है क्योंकि फेरा एक्ट तो थे, उसको इंट्रोड्यूस किया था 1973 में और इसको लागू किया गया था 1974 में। और क्या होता था फेरा में कि इतने, मतलब फॉरेन, अगर हम किसी भी दूसरे कंट्री से के साथ आप व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आप ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे कि आपको ये नहीं करना, आप वो नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप पहले उसकी परमिशन लो, पहले उसकी परमिशन। एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे अगर मेरी क्लास में मैं किसी बच्चे पर या फिर आप सभी पर बच्चे पर मतलब कि रेस्ट्रिक्शन कर दूँ कि आप यह नहीं कर सकते, आप पानी नहीं पी सकते, मेरी क्लास में आवाज़ नहीं कर सकते, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगे और आप मेरी क्लास में बैठना पसंद नहीं करोगे। उसी प्रकार बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे फॉरेन एक्सचेंज में। अगर आप फॉरेन में ट्रेड करोगे तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते थे, तो लोग क्या करें, लोगों ने फॉरेन ट्रेड करना था वो कम कर दिया था, क्योंकि इतने रेस्ट्रिक्शन में कोई काम नहीं कर सकता था, तो ट्रेड करना कम कर दिया। ट्रेड करना कम हुआ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम था, वो रेगुलेशन सिस्टम था, वो कम हो गया, जिससे कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व थे वो बहुत ही कम हो गया। फॉरेन रिजर्व किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए फॉरेन रिजर्व बहुत, क्योंकि RBI जब नोट इश्यू करती है तब उसको फॉरेन रिजर्व जो करेंसी है उसको यूज़ में लेती है, और दूसरी कंट्री की जो लायबिलिटीज़ को वो उतारती है, तो उसमें भी फॉरेन रिजर्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो फॉरेन रिजर्व RBI के पास होना बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी तिजोरी में जो है वो पैसा पड़ा रहता है, उसी प्रकार RBI की तिजोरी में फॉरेन रिजर्व होना बहुत जरूरी है। तो फेमा कैम इनटू फर्स्ट जून 2000 में आया था। फेमा एक तो जो इसको इंट्रोड्यूस किया था 1999 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1 जून 2000 को। ये डेट आप जो है वो इम्पोर्टेंट है, इन डेट्स को आप याद रखना। बिकॉज द फेयर डिड नॉट फिट विद द पोस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसी। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई तो लिबरलाइजेशन मतलब सबको लिबरलाइज कर दिया, मतलब कि सभी जो हमारे ट्रेड वगैरह है उस पर थोड़ी बाउंडेशन है वो कम कर दी गई, लेकिन फेरा है उसमें फिट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से फेमा है वो होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया। इट इज़ ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस। ये याद करना, ये किस किस पे अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेस, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया, ओन एंड कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। कि अगर कोई इंडिया का पर्सन, जैसे मैं इंडिया की पर्सन हूँ और मेरी फॉरेन में बहुत सारी कंपनी है, मतलब ब्रांचेस हैं, मेरी कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस है और मैं कंट्रोल कर रही हूँ इंडिया से, क्योंकि मैं रेजिडेंट इंडिया की हूँ,
और मैं कंट्रोल इसको यहाँ से कर रही हूँ, तो ये किसकी कंडीशन में आएगा, ये फेमा मेरे ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एंड ऑल्सो एनी कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर कमिटमेंट द आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन टू हुम दैट अप्लाई, कि अगर कोई पर्सन है, कोई बाहर का कोई व्यक्ति है, वो इंडिया में आकर ट्रेड करता है या फिर इंडिया में उसकी ब्रांचेस है, तो वहाँ पर भी जो है फेमा है वो एप्लीकेबल होगा। ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में दो नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फेमा है वो किस किस पे एप्लीकेबल होना होता है। हेड ऑफिस है वो फेमा को, इसको कहा जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस कहा जाता है। सिचुएशन कहाँ है, ये दिल्ली में सिचुएशन है, जिसमें एक तो होता है डायरेक्टर, एक डायरेक्टर होता है। इसके 5 जोनल ऑफिसेज है फेमा के। पहला तो एक हेड ऑफिस होता है, उसके भी 5 ब्रांच है। 5 ब्रांच कहाँ कहाँ पे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड जालंधर। और ईच जोन इज डिवाइडेड इन 7 सब जोन ऑफिसेज एंड हेड ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब कि यहाँ पे इसका जो हेड होता है, यहाँ पर डिप्यूटी डायरेक्टर होता है। यहाँ मैं लिखना भूल गई थी कि 5 जो जोनल ऑफिसेज हैं, इनका डायरेक्टर होता है डिप्यूटी, 5 डिप्यूटी डायरेक्टर होंगे। अब जो ध्यान रखना, और ईच जोनल मतलब ये 5 जोनल है, इसको भी 7 सब जोनल में डिवाइड कर दिया गया। इन 7 सब जोनल में एक एक क्या होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। एंड 5 फील्ड यूनिट हेडेड बाय चीफ इन्फॉर्मेंस ऑफिसर। इसको एक मतलब एक लेवल वाइज देखें तो पहला क्या आता है, हेड ऑफिस आता है। हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में। और इसको कौन हेड करता है, इसको इसमें एक डायरेक्टर होता है। एक हेड के नीचे 5 ब्रांच होती है। 5 ब्रांच कहाँ पे है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड जालंधर। और उन 5 ब्रांचेस में इसका हेड, उसको रेगुलेट कौन करता है, एक डिप्यूटी डायरेक्टर होता है। मतलब कि 5 में एक एक डिप्यूटी डायरेक्टर होगा। और उन 5 के भी 7 जो है सब जोनल ऑफिस होंगे। और सब जोनल ऑफिस को हेड कौन करता है, असिस्टेंट डायरेक्टर हेड करता है। और 5 यूनिट्स हेडेड बाय चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर। और फेमा में है कितने सेक्शंस हैं, 49 सेक्शन है, 7 चैप्टर्स हैं। पूछ सकते हैं एग्जाम में। फेमा इन itself is not an independent and isolated law। फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लॉ नहीं होता है, क्योंकि इसमें अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फेमा के, वो कौन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, फेमा को लाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है। कंसोलिडेटेड अमेंडमेंट द लॉ रिलेटिंग, मतलब रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज टू सूट द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ इकोनॉमी। कि अगर बार बार मतलब कि लॉ होता है उनको अमेंडमेंट, जैसे कि अगर मैं आज हूँ, मैं अगर 4 साल बाद अगर ऐसे ही रहूँगी तो मैं मतलब कि ग्रो नहीं कर पाऊंगी। उसी प्रकार अगर किसी लॉ को ग्रो मतलब कि लॉ में अमेंडमेंट होता रहेगा तो वो लॉ है वो चलता रहेगा। लॉ में अगर टाइम टू टाइम, फेमा के लॉ में है वो टाइम टू टाइम है, फॉरेन एक्सचेंज के लॉ में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स करना जरूरी है। फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को क्या करता है, ईजी बनाता है। टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। गेट ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो बनाता है। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा से पहले क्या आता था, फेरा। फेमा की बात, फेरा है जो क्या था और क्यों इसको हटाया गया, इसके बारे में भी बढ़ते हैं। कि एनेक्टेड सितंबर 1973 में इसको एनेक्ट कर किया था, 1973 में इसको एनेक्ट किया था। कम इनटू फोर्स आया था 1 जनवरी 1974 को। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है कि फेरा जो था वो कब आया था मार्केट में। द इंडिया वॉज रेगुलेट द फॉरेन पेमेंट्स, रेगुलेट द डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द नेशन। कि इंडिया ने क्या किया कि इस रूल्स में क्या आता, क्या रेगुलेट करता था। इसके अंदर फेरा के थ्रू फेरा क्या करता था कि ये रेगुलेट करता था फॉरेन पेमेंट्स को, रेगुलेट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में क्या करता, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करता था। जबकि मैनेजमेंट करने का काम जो था वो बाद में फेमा को दे दिया गया। The FERA it was introduced at the time when foreign exchange reserve of the country is very low। जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम क्या था, फॉरेन रिजर्व की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि आरबीआई के पास कुछ भी फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था। और लोगों के मतलब कि अदर कंट्रीज़ के जो लायबिलिटीज़ है, वो इंटरेस्ट है, वो पेमेंट हम लोग नहीं कर पा रहे थे। जो फॉरेन रिजर्व है वो लो था, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फेमा जो था वो लाया गया था। द एक्सपोर्ट काल ड्रेकोनियन एक्ट, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसे ड्रेकोनियन एक्ट कहा जाता है। ड्रेकोनियन एक्ट कहा जाता है फेरा को। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई भी मतलब कि कोई भी अगर पर्सन गिल्ट पाया जाता तो उसको डायरेक्टली वो क्या था, उसको क्राइम ऑफेंस मान लिया जाता, विच हिंडर्स द ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज।
फेरा गेव अनब्रिल्ड पावर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर टू अरेस्ट एनी पर्सन। इसमें क्या होता है कि पहले आपको नहीं किया, अगर आप इसमें गिल्ट पाए गए किसी भी, अगर फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप ट्रांसफ़र करते किसी भी फॉरेन ट्रेड में अगर आप गिल्ट पाएंगे, तो अगर आप गिल्ट पाएंगे तो आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर दिया जाता। आपको पहले नोटिस नहीं देकर डायरेक्टली पहले अरेस्ट कर लिया जाता था। सर्च एनी प्रीमाइसेस को सीज, आपके किसी भी प्रीमाइसेस को सीज कर दिया जाता, आपके डॉक्यूमेंट सीज कर दिए जाते थे अगेंस्ट एनी। तो मतलब इसमें क्या था, डायरेक्ट आपको क्रिमिनल ऑफेंस मान लिया जाता कि डायरेक्ट ही आपको सजा दी जाती थी। अगर आपको प्रूफ करने, आपको ये प्रूफ करने का मौका भी नहीं दिया जाता था कि आपने गिल्टी की है या फिर आपने कुछ गलत काम किया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ। तो ये जो था, ये एक्ट था, उसमें बहुत सारी बाउंडेशन थी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या था फॉरेन फेरा एंड फेमा में। फेरा की अगर बात करें तो ये पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ था 1973 में, और ये फेमा जो है ये 1999 में अप्रूव हुआ था। कम इन फोर्स आया था 1 जनवरी 1973 में ये आया था, और ये आया था यहाँ पे 1973 नहीं है, ये गलत हो गया यहाँ पर, ये आया था 1974 में, 1 जनवरी 1974 में ये आया था। और इसको रेगुलेट, ये इन्फोर्समेंट में कब आया था, ये 1 जून 2000 को आया था। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू रेगुलेट फॉरेन पेमेंट्स एंड इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ फॉरेन करेंसी। ये क्यों रेगुलेट किया जाता था कि इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉरेन पेमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉरेन करेंसी का सही से यूज़ करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। जबकि इसका एम क्या था, प्रमोट करना, कि इसमें तो रेगुलेट करना था और इसमें प्रमोट करना था फॉरेन ट्रेड्स को। यहाँ पर फॉरेन ट्रेड प्रमोट नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस में इतने रिस्ट्रिक्शन थी कि आप किसी ट्रेड को प्रमोट कर ही नहीं सकते थे। फॉरेन पेमेंट्स एंड इंक्रीज रिजर्व इन कंट्री, और कंट्री के अंदर जो रिजर्व थी उसका जो लेवल है उसको बढ़ाना। द सिटी ऑन द सिटीजनशिप वॉज क्राइटेरिया टू कंक्लूड। अगर आपका इसमें रेजिडेंट, मतलब पर्सन रेजिडेंट को अगर इन इंडिया को अगर कैलकुलेट करना था, उसमें सिटीजनशिप क्राइटेरिया माना जाता कि अगर आपने सिटीजन ले ली किसी कंट्री की तो आप वहाँ के रेजिडेंट हो गए। लेकिन यहाँ अब क्या होता है, फेमा के अंदर 6 मंथ मतलब कि 182 डेज का क्राइटेरिया। जैसे कि हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं ना कि अगर आप किसी भी कंट्री में पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो आपको उस कंट्री में 182 डेज, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। जबकि सिटीजनशिप का मतलब इरिलेवेंट माना गया सिटीजनशिप की पावर को। क्राइम वॉज केप्ट इन क्रिमिनल ऑफेंस, कि अगर आपने इसके अंदर फेरा के अंदर कुछ भी किसी भी प्रकार का क्राइम किया है तो आपको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, कि आपको डायरेक्टली आपको सजा दी जाएगी, ना कि आपको प्रूफ करने का, आपको अपनी गिल्ट प्रूफ करने का मौका भी नहीं देगा। और इसमें क्या था, सिविल ऑफेंस दिया, सिविल ऑफेंस में माना जाएगा। सिविल ऑफेंस में किस प्रकार माना जाता है कि आपको कुछ फाइन लगा दिए जाते हैं, कुछ इम्प्रिजमेंट लगा दिए जाते थे कि आपको कुछ, मतलब कि अगर आपने गिल्ट किया है तो आपके ये पैसे, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट ही आपको पनिशमेंट किया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 3। यहाँ पे है मेन प्रोविजन ऑफ फेमा, ये फोमा के मेन प्रोविजन है। क्या क्या प्रोविजन है, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 3 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज के प्रोविज़न है फेमा के, मेन प्रोविज़न है जनरल स्पेसिफिक परमिशन ऑफ आरबीआई, मतलब कि अगर आपने आरबीआई से परमिशन ली है तो आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। सेक्शन 93 में नो पर्सन कैन, मतलब ये कौन पर्सन है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता है, कि इन ट्रांसफ़र एनी फॉरेन एक्सचेंज, वो ट्रांसफ़र करता है वो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग ऑथराइज पर्सन, कि अगर वो ऑथराइज पर्सन के साथ, मतलब कि ऑथराइज पर्सन के साथ फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ नहीं करता है तो उसको डील नहीं किया जाता, उसको नहीं माना जाएगा ये फेमा एक्ट। क्योंकि अगर आपको करेंसी चाहिए, जैसे कि मैं इंडिया की पर्सन हूँ और मुझे फॉरेन की जो करेंसी चाहिए तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगी, ऑथोराइज पर्सन के साथ जाऊँगी। लेकिन अगर किसी ने ऑथोराइज पर्सन को, मतलब बिना ऑथोराइज पर्सन के अलावा आपने डील किए फॉरेन करेंसी में, तो आप वहाँ पर फॉरेन फेमा के रेगुलेशंस में नहीं आएंगे और आप ऑफेंस की सिचुएशन में आ जाएंगे। मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी मैनर, कि अगर आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट में एनी पर्सन पीआर है, अगर आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है और आप बाहर के किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र या पेमेंट करते हैं तो आप फेमा की कंडीशन में आएंगे।
अप्लाई फेमा आप पर अप्लाई होगा। रिसीव अदरवाइज थ्रू एन ऑथोराइज पर्सन और एनी पेमेंट बाय ऑर्डर एंड बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट, कि अगर बाहर का कोई ऑथोराइज पर्सन है वो आपसे कांटेक्ट करता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से, तो भी आप पे फेमा एप्लीकेबल होता है। एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि आप बाहर कोई एसेट्स खरीद रहे हैं यहाँ पर, या इंडिया का कोई पर्सन बाहर का कोई एसेट्स खरीदा, या बाहर का कोई पर्सन इंडिया में अगर कोई एसेट्स या लायबिलिटीज परचेज करता है तो वहाँ पर भी फेमा एक्ट जो है वो रेगुलेट होगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में पूछ लेते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन कितना आता है, सेक्शन 2 में आएगी, और सेक्शन 2A की फर्स्ट डेफिनेशन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इट मीन्स कि ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन 16A, कि इसका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में काम करना है, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो आप अगर आपने वो काम नहीं किया, कि मतलब आपने फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं माने, तो आप पे जो आपने वो फ्रॉड किया है उस पर जो ऑफिसर है वो होगा, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपके ऊपर काम करेगा। मतलब कि ऑफिसर है वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, वो ऑफेंस वगैरह सब कुछ देखता रहता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं करंट, इसमें 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हम बीओपी में पढ़ते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसमें हम सारे विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर अगर हम एक्सचेंज करते हैं इंडिया से, या फिर इंडिया के लोग बाहर एक्सचेंज करते हैं, तो सभी आइटम्स किस में आते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आते हैं। और कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की, अगर बाहर के हम किसी मतलब FDI और FEI जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो अब बात करते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, की वो ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में नहीं आते हैं। लेकिन इसका इतना ही आंसर नहीं है, विदाउट इसमें क्या आता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या इंक्लूड्स होता है। सबसे पहले पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड, आपने किसी भी कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड किया है, अदर करंट बिजनेस किया, सर्विसेज एंड शॉर्ट कम बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी की, तो ये जो बिजनेस के साथ अदर किसी दूसरे कंट्री के साथ आपने बिजनेस किया, और वो जो पेमेंट आता है वो किसकी डेफिनेशन में आता है, वो आएगा करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन में। पेमेंट ड्यू एंड इंटरेस्ट इन लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, कि अगर आपने दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको इनकम जनरेट हुई है, तो वो भी किस में आएगा, करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन में आएगा। रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, अगर आपके कोई पेरेंट्स, आपके स्पाउस, चिल्ड्रन अगर आपके अब्रॉड में रह रहे हैं और उनका कोई एक्सपेंसेस खर्चा हो रहा है, और आप खर्चा यहाँ से इंडिया से आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें वो किस में आएंगे, फेमा उस पर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आएगा। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल, अगर आप फॉरेन में घूमने जा रहे हैं, एजुकेशन आपके कोई बच्चे जो एजुकेशन लेने जा रहे हैं, मेडिकल केयर, पेरेंट्स या स्पाउस या चिल्ड्रन की कुछ मेडिकल मतलब कि कुछ हॉस्पिटल वहाँ फॉरेन में आपका इलाज चल रहा है, तो वो जो खर्चा आएगा, वो जो एक्सपेंसेस आएगा, वो करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन में आएगा। आई होप आप लोगों को करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा। दूसरा बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब कि वो ट्रांजैक्शन जो करंट अकाउंट में नहीं आ रहे। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ PRI, कि अगर आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की रेजिडेंट हूँ और मैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया परचेज करी हूँ, तो वो सारे जो चीज़ें हैं, वो मतलब जो एक्सपेंसेस हैं, वो किस में आएंगे, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएंगे। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ PRI, अगर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कोई बाहर का कोई व्यक्ति है और इंडिया की कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज कर रहा है, तो उसका जो ट्रांजैक्शन वो किस में आता है, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मतलब कि एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी। ऑब्वियसली बात। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी। ये बात याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वाइडर रोल किसका होता है, फॉरेन एक्सचेंज का होता है या फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो वाइडर रूप है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में आता है फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड होता है डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रेवल्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सपेंस, ये सब चीज़ें आती हैं किस में आती हैं, फॉरेन एक्सचेंज में। एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, ये सब चीज़ें किस में आती है, फॉरेन एक्सचेंज में आती हैं। ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तो आपको पता ही है कि अगर आप किसी कंट्री के साथ अगर आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं और जो दूसरी उन सब कंट्रीज़ की करेंसीज के साथ अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज।
फॉरेन सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी का मतलब तो वही है कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप सिक्योरिटी को परचेज एंड सेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। जैसे कि हम खरीदते बेचते हैं ही, जैसे अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हमें वहाँ पर क्या करते हैं, हम सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं उस कंपनी की, तो हमें पैसा देना पड़ता है, तो वो तो क्योंकि वो तो नॉर्मल सिक्योरिटी हो गया। अगर हम फॉरेन में किसी कंपनी की शेयर्स खरीदते हैं और हम पैसा वहाँ देते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन किस में आता है, फॉरेन, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी। एनी सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, it includes security expressed in foreign currency even if such security shall be redeemed in Indian currency, अगर वो इंडियन करेंसी में रिडीम्ड होती है तो। एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न इन पेबल रिटर्न इन इंडियन करेंसी, अगर वो पेबल एंड रिटर्न होती है इन इंडियन करेंसी में, तो वो किस में आएगी, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में आएगी। अब बात करते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब तो पता है, अगर हम बाहर से माल खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कि ब्रिंगिंग इनटू इंडिया एनी गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको बोलते हैं इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं कि अगर हम बाहर से माल बेचते हैं, तो टेकिंग आउट of India place outside India any goods, provision of services from India to any person outside India। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि सेक्शन 2 में आता है सेल या परचेज करना गुड्स एंड सर्विसेज का, कुछ भी फॉरेन करेंसीज का, मॉर्गेज में लेना, प्लेज, ये सब चीज़ें, गिफ्ट लेना, लोन लेना, ये सब एनी अदर फॉर ट्रांसफर राइट एंड पोजेशन ऑफ लैंड, ये सब किसमें आता है, ट्रांसफर में आता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पर्सन। जैसा कि हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं कि एसएससी होता है, एसएससी को क्या बोलते हैं, पर्सन। क्या आता है एसएससी, उसमें जो अगर कोई भी इंडिविजुअल होगा, कोई भी एचयूएफ, कंपनी, फर्म, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अगर वो कॉर्पोरेटेड है या नहीं है, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लासेस, एनी एजेंसी, ब्रांच, ऑफिस ओवन एंड कंट्रोल बाय सच पर्सन, तो ये सब किस में आता है, पर्सन में आएंगे। पर्सन वो मतलब कि जो एक इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी हो गया, AOP हो गया, BOP है, फर्म है, एजेंसी, ब्रांच, काउंट एंड कंट्रोल, एक पर्सन के द्वारा जो कंट्रोल की जाती है, सब पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। दूसरा बात करते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आई है फेमा में कि अगर आपको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया आपको कैलकुलेट, आपको समझ में नहीं आ सकता कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन है, तब तक आप फेमा की कंडीशन, फेमा की डेफिनेशन ही नहीं समझ पाएंगे। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन B में आया है कि एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कि वो मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा है फॉर प्रिसाइडिंग एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन तक एक व्यक्ति है जो इंडिया में रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ए पर्सन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया और स्टे आउटसाइड इंडिया, कि एक ऐसा व्यक्ति और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, PRI में कौन इंक्लूड नहीं होंगे, वो इंक्लूड नहीं होंगे कि अगर कोई इंडिया का पर्सन है, जैसे मैं इंडिया से बाहर जाती हूँ और इंडिया से बाहर 182 डेज से ज़्यादा जाती हूँ तो भी मैं PRI नहीं कहलाऊँगी, और इसके अलावा मैं 182 डेज़ का क्राइटेरिया करती नहीं हूँ और मैं, लेकिन वहाँ पर मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रही हूँ, वहाँ पर मैं बिजनेस के लिए जा रही हूँ या वोकेशन के लिए जा रही हूँ, या फिर मैंने ये सोच लिया कि मेरा यहाँ पर वापस इंडिया के आने का कोई चांस ही नहीं है, मेरा कि अनसर्टेन पीरियड के लिए मैं इंडिया में आना ही नहीं है, तो इन सब कंडीशंस में अगर मैं जाती हूँ बाहर, तो मेरा जो सिचुएशन, मेरा जो रेजिडेंट इन इंडिया है वो नहीं कहलाएगा, मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में आ जाऊंगी। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में कौन कौन नहीं आता है, कि वो पर्सन जो इंडिया के बाहर जाता है फॉर जनरेटिंग टेकिंग अप फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस एंड वोकेशंस के लिए, इन फॉर अदर पर्सन सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट द इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, कि उसका इंटेंशन है कि वो इंडिया के बाहर रहेगा एक अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो वो पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में नहीं आएगा। और कौन आएगा, जो 182 दिन तक इंडिया में रहा है। और दूसरा कौन आता है, कौन नहीं आता है, पर्सन हु हैज़ कम टू इंडिया और स्टे इन इंडिया अदरवाइज, कि अगर कोई बाहर का पर्सन इंडिया के अंदर आता है और वो अदरवाइज कि वो मतलब कि ना तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ना ही वो कोई बिजनेस कर रहा है इंडिया के अंदर, ना ही उसका कोई इंटेंशन है इंडिया में रहने का, तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में नहीं आएगा। ठीक है ना, कि अगर कोई पर्सन आता है बाहर से, वो एम्प्लॉयमेंट करता है यहाँ पर बिजनेस खोलता है और यहाँ पर अनसर्टेन पीरियड के लिए उसका इंटेंशन यहाँ से जाने का नहीं होता है, तो फिर तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में आ जाएगा। लेकिन उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है, उसको वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करने ही नहीं आता, ना तो उसका कोई बिजनेस है, ना ही वो चाहता है कि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए यहाँ रहेगा, तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।
दूसरा आता है एनी पर्सन, PRI में कौन आता है, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और अनकॉर्पोरेटेड इंडिया, की किसी की अगर आप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड की आपकी कंपनी है वो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर तो आप PRI में आएंगे। एन ऑफिस ब्रांचेज और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल बाय PROI की एक कोई भी ऑफिस हो गया, कोई भी ब्रांच है, कोई भी एजेंसी है जो इंडिया में सिचुएटेड है और कंट्रोल कौन करता है, PROI कंट्रोल करता है, तो भी वो केस किस में आएगा, PRI में आएगा। एन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल बाय PRI की अगर पर्सन रेजिडेंट इंडिया के द्वारा कंट्रोल की जाती है उसको भी किस में आएगा, वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और दूसरा अगर बात करें PROI, इसको पूरा ही इसका ऑपोजिट है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जो व्यक्ति पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है उसको क्या बोलते हैं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मीन्स पर्सन हु इज़ नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, कि वो 182 डेज इंडिया के अंदर नहीं रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब बात करते हैं ऑथोराइज पर्सन। एग्जाम में पूछ लेते हैं ये ऑथोराइज पर्सन कौन होता है, ऑथोराइज पर्सन की डेफिनेशन क्या आता है। सेक्शन 2 में ऑथोराइज पर्सन की डेफिनेशन आता है। ऑथोराइज पर्सन की मतलब कि अगर मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, अगर मैं फॉरेन ट्रेड करती हूँ और मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए तो मैं किसके पास जाऊँगी, मैं जाऊँगी ऑथोराइज पर्सन के पास। ऑथोराइज पर्सन वो होते हैं जो RBI है उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है फॉरेन करेंसी है वो लोगों को आप फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करोगे। डायरेक्टली अगर मैंने फॉरेन करेंसी मैंने डायरेक्टली किसी से ले ली, मतलब मैंने फॉरेन से डायरेक्ट ले ली तो वो क्या हो गया, वो फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऑथोराइज पर्सन है वो RBI क्या करती है, उनको रजिस्ट्रेशन वो लाइसेंस वगैरह देती है। कि एक ऑथोराइज कौन कौन होते हैं, ऑथोराइज डीलर होते हैं, मनी चेंजर होते हैं जो हमारे मनी को है, जो हमारी करेंसीज को चेंज करते हैं उसको बोलते हैं ऑथोराइज डीलर। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो सकते हैं। एनी अदर पर्सन ऑथोराइज अंडर सेक्शन 12 टू डील फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज, ये सब क्या होता है, ऑथोराइज पर्सन होता है। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज पर्सन, ऑथोराइज पर्सन के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, सेक्शन 10 में इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें RBI को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। अगर आप RBI ने वो एप्लीकेशन पढ़ी और कंसिडरेशन द एप्लीकेशन मेड इट टू RBI में ऑथोराइज पर्सन सच वुड डील इन फॉरेन एक्सचेंज और RBI को वो जो एप्लीकेशन में आपने जो फिल किया और वो सही लगा और कंसिडरेशन आपका सही लगा तो RBI में ऑथोराइज्ड और RBI आपको क्या करेगी, ऑथोराइज करेगी सच पर्सन टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी, कि आप फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी में आप डील कर सकते हैं एज ए ऑथोराइज पर्सन। ऑन ऑथोराइजेशन गिवन बाय RBI सच पर्सन सेल टू बी कॉल्ड ऑथोराइज पर्सन। अगर आपको ऑथोराइजेशन मिल गया है तो आप ऑथोराइज पर्सन कहलाएंगे। ऑथोराइजेशन विल गिवन इन राइटिंग, जो RBI के द्वारा ऑथोराइजेशन गिवन दी जाती है आपको वो रिटर्न में दी जाएगी। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑथोराइजेशन किस में दी जाती है, तो आपको याद रखना रिटर्न में दी जाती है। द ऑथोराइजेशन में बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कि अगर आपको ऑथोराइजेशन मिल जाती है तो आपको सर्टेन बहुत सारी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। अब रिवोकेशन ऑफ ऑथोराइजेशन, कभी कभार क्या होता है कि अगर RBI की कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है कोई ऑथोराइज पर्सन तो उसका ऑथोराइजेशन है वो रिवोकेशन हो जाता है। और रिवोकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आपका पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप कुछ डील करते हैं तो आपका रिवोकेशन हो जाएगा, आपका ऑथोराइजेशन, आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। रिवोकेशन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ एक्ट, अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेक्शन किया है कोई एक्ट में तो अगर आपने RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं माने, ऑथोराइजेशन की जो लिखे हुए थे उसमें नहीं माने तो आपका जो रिवोकेशन है वो आ जाएगा। RBI सेटिस्फाइड दैट द ऑथोराइज पर्सन टू फेल कंप्लाई विद, RBI को लगा कि ऑथोराइज पर्सन है वो फेल हुआ है कंप्लाई एनी कंडीशन ऑफ ऑथोराइजेशन, की ऑथोराइजेशन में जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर पाया तो उसका रिवोकेशन हो जाएगा। एनी पर्सन ऑफ द रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन डायरेक्टर और ऑर्डर, अगर RBI के कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन एंड डायरेक्शन और ऑर्डर नहीं माने जो ऑथोराइजेशन के फॉर्म में थे वो ऑथोराइज पर्सन ने नहीं माने तो वो आपका जो लाइसेंस है वो ऑथोराइज पर्सन का वो रद्द कर दिया जाएगा। ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू ऑथोराइज पर्सन, और एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड। बताओ ड्यूटीज ऑफ ऑथोराइज पर्सन, ऑथोराइज पर्सन की क्या क्या ड्यूटीज है, टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना इसकी ही मेन ड्यूटी होती है। नॉट टू एंगेज इन अनलॉफुल ट्रांजैक्शन, आप अनलॉफुल ट्रांजैक्शन में मतलब कि कनेक्ट नहीं हो सकते, आप कुछ भी किसी भी प्रकार का अनलॉफुल चीज़ें हैं वो ट्रांजैक्शन नहीं करता, फॉरेन एक्सचेंज में नहीं कर पाओगे। द एक्सेप्ट इज सच ट्रांजैक्शन फॉल्स विद इन द टर्म्स ऑफ ऑथोराइजेशन, authorization person shall be obtain previous permission of RBI before entering into the transaction in foreign exchange or foreign security which is not conformity with the terms of authorization, कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज की
कि आप में उस परमिशन ऑफ कि आपको वहाँ पर उसमें एंटर कर उस ट्रांजेक्शन में आपको एंटर करना है जहाँ पर ऑथराइजेशन में नहीं लिखा हुआ, तो उसमें आरबीआई की आपको पहले परमिशन लेनी होगी। अगर आपने बिना आरबीआई की परमिशन के बिना आपने ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपका लाइसेंस है वो रिवोकेशन हो सकता है। तो ये क्या पढ़ा हम लोगों ने, ड्यूटीज ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन। अब देखते हैं पावर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या क्या पावर है सेक्शन 11 में। इश्यू डायरेक्शन, ऑथोराइज्ड पर्सन को डायरेक्शन इश्यू करना। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि किस किस प्रकार से जो ट्रांजेक्शन है वो सही से रेगुलेट हो रहा है, फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशन सही से हो रहे हैं या नहीं। लेवी पेनल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेक्शन, अगर किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रावेक्शन पाई गई तो पेनल्टी है वो आपको देनी पड़ेगी। ऑथोराइज पर्सन कॉन्ट्रावेंसेस बाई, कि अगर आरबीआई के डायरेक्शन नहीं माने तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऑथोराइज पर्सन फेल टू फाइल एनी रिटर्न डायरेक्टेड बाई आरबीआई की, अगर आरबीआई के डायरेक्शन नहीं माने तो आपको भी फेल हुए आप तो ऑथोराइज पर्सन को पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी बनेगी आपको, अप टू 10,000 रुपये, 10,000 रुपये तक आपकी पेनल्टी लग सकती है। इन केस ऑफ कंटिन्यू डिफॉल्ट, अगर आप रोज डिफॉल्ट करते रहोगे, अगर आप 10,000 रुपये की पेनल्टी देकर के बाद अगर आप फॉल्ट में आने के बाद भी आप फॉल्ट करते रहते कंटिन्यू, तो आपको 2,000 रुपये पर डे आपको पेनल्टी लग सकती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि पावर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के क्या क्या पावर है ऑथोराइज पर्सन के लिए। पावर ऑफ आरबीआई टू इंस्पेक्ट ऑथोराइज पर्सन, वो आरबीआई किस प्रकार ऑथोराइज पर्सन को इंस्पेक्ट करती है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स होता है आरबीआई ऑथोराइज पर्सन में। पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, आरबीआई का मेन पर्पस क्या होता है, इंस्पेक्शन करना। ऑब्टेनिंग एनी इन्फॉर्मेशन, की आरबीआई के पास पावर है कि वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है वो जनरेट कर सकता है फेमा में। ऑथोराइज पर्सन से वो किस प्रकार के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, किन किन लोगों को वो है फॉरेन करेंसीज प्रोवाइड करें, वो सब चीज़ें वेरीफाई द करेक्टनेस, करेक्ट सही से चल रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन या नहीं, सिक्योरिंग कंप्लायंस, ये सब चीज़ें देखने के लिए आरबीआई इंस्पेक्ट करता है ऑथोराइज पर्सन। सेक्शन 12 में ये सब चीज़ें आती हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आज पूरा फेमा जो है, पूरा फेमा के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बता दिए। देखते हैं वापस इसको देखते हैं कि फेमा क्यों लाया गया, कि फेमा की पूरी डेफिनेशन बना। 1 जून 2000 को फेमा लाया गया था। फिर हम लोगों ने इसके हेड ऑफिस के, इसके ब्रांचेस के बारे में डिटेल में पढ़ा। 49 सेक्शन होते हैं, 7 जो चैप्टर है इसके अंदर, और ऑब्जेक्टिव क्या है फेमा के ये भी पढ़े। और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट क्या था इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, और उसको क्यों जो है रिवोक करके उसकी जगह हम लोग फेमा लेके आए। दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने प्रोविज़न पढ़े, मेन जो प्रोविज़न है फेमा के क्या क्या मेन प्रोविज़न है वो भी मैंने बताया। फिर डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एजुकेटिंग अथॉरिटी, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसीज, फॉरेन सिक्योरिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसफर, पर्सन के बारे में पढ़ा। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कौन कौन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में कहलाएंगे, और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में कौन कहलाएंगे। ऑथोराइज पर्सन क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है ऑथोराइज पर्सन को अपॉइंट करने का, और ऑथोराइज पर्सन का लाइसेंस कब रद्द हो जाता है, और ड्यूटीज़ क्या होती है ऑथोराइज पर्सन की, पावर क्या है, आरबीआई की क्या पावर है ऑथोराइज पर्सन के ऊपर, और आरबीआई क्या क्या किस प्रकार इंस्पेक्ट करती है ऑथोराइज पर्सन को। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। DS नेट एजुकेशन को आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती है, बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं, जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते हैं, करियर्स के कुछ डाउट्स हैं वो भी मैं क्लियर कराती रहती हूँ। मोटिवेशनल वीडियोस भी मेरे चैनल पे आती रहती है। UGC नेट JRF की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दिए और चैनल के साथ बने रहिए। सारे वीडियोस वो मैंने फ्री में ही अपलोड कर दिए हैं। BCom, MCom, CA, CS, MBA, BBA रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।